क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुदली भाग 2 और इसमें हम इसका चैप्टर नंबर 2 भारत से हम क्या सीखें ये भाषण है और इनके लेखक हैं मैक्स मूलर। देखिए ये रहा अध्याय भारत से हम क्या सीखें। ये एक विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, ये जो है भारत से हम क्या सीखे हैं, ये एक भाषण का अंश है जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने कुछ अंग्रेज़ युवाओं को दिया था जो भारतीय सिविल सर्विस में चुने गए थे। ठीक, जब आप पढ़ेंगे तो ये पाएंगे। मैक्स मूलर ने भारत की महानता को, इसकी संस्कृति को, विज्ञान को, ज्ञान को, भाषा, कला और इतिहास के बारे में गहराई से अध्ययन किया भारत के बारे में और ये पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अभी तो शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें। वे कहते हैं, यानी फ्रेडरिक मैक्स मूलर कहते हैं, अगर दुनिया में कोई देश है जो पूरी तरीके से सुंदर, समृद्ध, विविधता में एकता, ज्ञान से भरपूर, तो वो भारत है। भारत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया है। ठीक है, यहाँ की प्रकृति सुंदरता, सौंदर्य अद्भुत और निराला है। और फ्रेडरिक मैक्स मूलर ये भी बात कहते हैं कि अगर यूरोप के लोगों को अपने जीवन को और अधिक मानवीय और समग्र बनाना हो तो उन्हें भारत के साहित्य और ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला, गौर कीजिए। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। यानी पूरे विश्व में सर्वविध संपदा, ठीक है, चाहे प्राकृतिक संपदा हो, चाहे मानवीय संपदा हो, संस्कृति हो, प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे, फ्रेडरिक मैक्स मूलर लेखक ने कहा है कि समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा, यानी पूरे विश्व में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है भारत, क्योंकि भारत में विविधता में एकता है। विविधता में एकता मतलब कई जाति, समुदाय, धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये भारत में ही देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु भी अलग अलग है। ठीक है, सबका वितरण है, भौगोलिक जलवायु, सारा वनस्पति भी, जीव जंतु, भौगोलिक संरचना, संस्कृति, विरासत, ठीक, प्राचीन सभ्यताएं मौजूद हैं और इनका भी वितरण भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपस्थिति भी इसे सर्वविध संपदा वाला देश बनाती है। ठीक है, तो वो भारत से काफ़ी प्रभावित है, इसके प्राकृतिक सौंदर्य से, सांस्कृतिक विरासत से, सभ्यता से। ठीक, उस सर्वविध संपदा वाला देश यही कारण बनाती है। इसका आंसर हो गया आपका। दूसरा सवाल है, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? देखिए इसका आंसर जो है पहले पृष्ठ में ही मौजूद है, यहाँ पे गौर करेंगे। जो लोग आजकल भारत से घूमकर आए हैं, जो लोग आजकल के भारत से घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या दूसरे शहर को की ही याद होती है। ठीक, याद है जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थ में भारत के नागरिक, ग्रामीण वासियों की ओर हो रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। तो किसे बताया है फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने? गांव के लोगों को। वैसे भी हम कहते हैं कि भारत गांव का देश है, गांव में ही बसता है। ठीक है, तो भारत के नागरिक ग्रामवासियों को ही हो रहा है। ठीक है, सच्चे भारत का दर्शन। तो ये पूरा कंप्लीट आपका आंसर हो गया यहाँ तक। इसके बाद अगला सवाल है तीसरा, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? वांछनीय का मतलब होता है आवश्यक, किसके लिए ज़रूरी है? देखिए, चाहने योग्य, कामना करने योग्य। जो चाहने योग्य है, किसके चाहने योग्य है? ठीक है, भारत के, देखिए भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके चाहने योग्य है, ये बताना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी में हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। तो किसके लिए वांछनीय है? यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। यानी पूरा आपका आंसर हो गया, यहाँ तक कर लेने हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसका क्या है। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है।
जो लेखक फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैं, किन क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए, जैसे कि साइंस हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, किन क्षेत्रों में, ठीक, अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान जरूरी बताया है। देखिए यहाँ पे, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, जैसे कि भू विज्ञान में रुचि रखते हो, वनस्पति जगत में रुचि रखते हो, जीव जंतु में, नृवंश विद्या में पुरातन प्रेमी हो, ठीक है, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, भारत से हम लोगों को सीखे पाठ में लेखक मैक्स मूलर ने भू विज्ञान, वनस्पति जगत, जीव विज्ञान के अध्ययन, नृवंश विद्या, पुरातत्व प्रेमी जैसे क्षेत्रों में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान अनिवार्य बताया है। इसका आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल है 5वां, लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? देखिए, ये आपको घटना यहाँ पे बयां करनी है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके लिए प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाए, ठीक, और इस प्रकार वह स्वयं अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर सके। स्वयं न रह के उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक जो थे, हेड, वहाँ पे भिजवा दिए जब उनको मिला था 172 दारिस सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा, ठीक है। तो किंतु उस दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी कि कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व समझ ही ना पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। वो सोच रहे थे कि काफ़ी दुर्लभ है, उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है, और उनका गुणगान होगा, उनका व्यक्तित्व महान बनेगा ऐसे दान देने से, लेकिन उन्होंने उसका वैल्यू नहीं समझा और उसको गला दिया, नष्ट कर दिया। अब ये आप लोग पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भविष्य में कभी ना होने दें। यहाँ तक आपको आंसर कर लेना ये पूरा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदानों को रेखांकित किया है? इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें, दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म से माने जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएँ ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गद्दा की कहावत को ही ले लीजिए, ठीक है। देखिए, भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास इतनी प्राचीनतम है, पुरानी है, अनेक दंत कथाएँ हैं, वहाँ पे कहावत हैं, ठीक है, जिसे सुनने पढ़ने से क्या होता है, नव जीवन का संचार हो जाता है, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं ऐतिहासिक घटनाओं से, और वहाँ पे बौद्ध धर्म से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक। तो यही सारी हैं, ये पूरा आपको यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। देखिए, 7वां सवाल है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? प्राचीन काल में यूरोप और इंडिया यानी भारत के जो व्यापारिक संबंध होते थे उसका प्रमाण लेखक ने फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने क्या दिखाए हैं इस अध्याय में, वो बताना है हमें। देखिए, इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के साथ में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके हैं। कुछ सांस्कृतिक शब्दों के आधार पे मैं निष्कर्ष कर पाता हूँ कि हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन इत्यादि जिन वस्तुओं ओफिर से निर्यात के बाद बाइबिल कही गई, वे वस्तुएं भारत के सिवा अन्य देश में नहीं लाई जा सकती है, और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है। भारत और फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध का भी बिल्कुल ठप हो गया। यहाँ तक कि शाहनामा की रचना काल 10वीं-11वीं सदी में भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। ये पूरा आपका आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में
और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। जहाँ से आज के भारत के ग्राम पंचायतों के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन के सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से। मैक्स मूलर ने भारत की ग्राम पंचायतें को प्राचीन सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के अध्ययन के रूप में और प्राचीन कानून को पुराने रूपों पर शोध करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। ठीक, अगला सवाल है 9 नंबर, धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। इसका आंसर लिखेंगे हम, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास और उसके अपरिहार्य क्षीणमाम के प्रत्यक्ष परिचय मिल जाता है। भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म से ही यह जन्म भूमि है। पारसियों के जरतुम धर्म की क्या है, शरण स्थली है। आज भी यह नित्य नए मंदांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। यही बातें उन्होंने बताई है धर्म से संबंधित। मैक्स मूलर ने ब्राह्मण वैदिक धर्म की भूमि बताया है, बौद्ध धर्म की ये जन्म भूमि उन्होंने बताया है। इसका आंसर आपको पूरा यहाँ तक कर लेने हैं। 10 नंबर सवाल है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, यहाँ तक मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं इसका आंसर 10 नंबर का। 11 नंबर सवाल है, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बताए हैं। देखिए यहाँ पे मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना चाहूँगा, ठीक, जिसमें अत्यंत प्राचीन भाषा की चर्चा करूँ, इसका नाम है संस्कृत। तो इन्होंने बताया है, इसका आंसर यहाँ तक होगा। संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी प्राचीनता, काफ़ी पुरानी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज तक हम तक पहुँची है उससे से अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए 12 नंबर, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। इसका आंसर लिखेंगे हाँ, मैक्स मूलर के अनुसार किसी विषय या सभ्यता के मूल उद्गम स्रोत यानी जड़ तक पहुँचने और उसकी मौलिकता व विकास को समझने को ही वास्तविक इतिहास उन्होंने माना है। यानी किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश का, किसी भी समाज का अगर वास्तविक इतिहास जानना हो तो उस सभ्यता के मूल उद्गम स्रोत जहाँ से वो शुरू हुई है वहाँ उसको जड़ को ढूंढना है, उसकी पहुँच को देखना है, परखना है, ठीक है, और यही समझना है। तो वो हो गई उसकी वास्तविक इतिहास, हिस्ट्री। इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है 13 नंबर, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को, देखिए पश्चात जगत यानी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे यूरोपवासी हैं, ठीक है, वहाँ पे पश्चिमी देश से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्या क्या लाभ हुए लिख लेना है आपको। 14 नंबर, लेखक ने भारत के लिए नवांतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों। तो वैसे ही सुनहले सपने देख सकते हैं, किसके जैसे, सर विलियम्स जोन्स की तरह। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, लेखक ने भारत आने वाले नवांतुक अधिकारियों को सर विलियम्स जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया, ठीक। उन्हें ऐसा इसलिए करने को कहा गया ताकि वे भारत के समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक और भौगोलिक वैभव को समझ सके और अपनी कल्पना शक्ति से भारत को उज्ज्वल भविष्य की वास्तविकता को साकार कर सके, ठीक है, जैसे कि विलियम जोन्स ने अनुभव और आशा किया था। इसका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, 15, इस सेशन का आखिरी सवाल है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैं उन्होंने जो नवांतुक जो नए अंग्रेज अधिकारी थे सिविल सर्विस वाले, उनको ये कहा है नया सिकंदर, उनको संदेश ये उन्होंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये पूरा आपका आंसर हो गया। ऐसा कहना उचित है कि नहीं, ये भी कारण है यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर आपको यही कर लेने हैं। समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।